हेलो बच्चों। बेटा नमस्कार। बेटा आज हम क्लास 12 का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या चीज है। बेटा जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक्चुअली में होता क्या है, वो अपना रास्ता बदल देती है और उसी को क्या बोलते हैं, यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। उसके कॉजेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करने से पहले आपको मीडियम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यही बनता है इसमें से पहला तो यही बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियम। मीडियम है क्या। मैं आपको बता दूं, कोई भी मटीरियल एनी मटीरियल थ्रो विद द लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपागेट। कोई भी मटीरियल जिसके अंदर से लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट कर सकती है उसको मीडियम बोलते हैं। ग्लास है, वाटर है, एयर है, तो दैट्स वाई ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मीडियम। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, डायमंड है वो अलग टाइप का मटीरियल, अलग टाइप का मीडियम। वाटर अलग टाइप का मीडियम है, जो ग्लास है वाटर अलग टाइप का मीडियम है। तो ये क्या चीज है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम इज सिंपली डिफाइंड एज ए मटीरियल थ्रो विद द लाइट और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपागेट। अब मीडियम कितने टाइप के होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मीडियम तीन टाइप के हैं बेटा। पहला कौन सा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पहला कौन सा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्या चीज है बेटे, थ्रू विच लाइट कैन इजीली पास। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज डिफाइंड एज ए सिंपल मीडियम थ्रू विच लाइट कैन इजीली पास, जिसके अंदर से लाइट आसानी से पास हो जाए उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक ट्रांसलूसेंट मीडियम। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब ये ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है, थ्रो द लाइट कैन प्रोपगेट बट पार्शली। जिसमें से लाइट पास तो होती है लेकिन पार्शली पास होती है। मान लेते हैं आपके पास बटर पेपर है, बटर पेपर से लाइट जाएगी तो लेकिन उतनी नहीं जाएगी जितना कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा हमारे पास जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपेक मीडियम। व्हाट इज द थर्ड काइंड ऑफ मीडियम, दिस इज द ओपेक मीडियम। तो ओपेक मीडियम क्या है बेटा, द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास एट ऑल। वो मीडियम जहां से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, ओपेक मीडियम। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ओपेक मीडियम लाइक वुड, ये लकड़ी है, इसके अंदर से लाइट नहीं जाएगी तो ये कौन सा मीडियम है, दिस इज ओपेक मीडियम। कार्डबोर्ड है, गत्ता है आपके पास कोई, तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द ओपेक मीडियम थ्रू विच लाइट। ईंट है, पत्थर है, तो ये सारे के सारे कैसे मीडियम है, दीज आर द ओपेक मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। अब ध्यान से देखना, ट्रांसपेरेंट मीडियम मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेते हैं ग्लास। ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास। और क्या चीज है, वाटर है, वाटर भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर है, ये भी क्या चीज है बेटा, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मीडियम इज ए मटीरियल। मीडियम क्या है, मीडियम इज ए मटीरियल, एनी मटीरियल थ्रू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट कैन प्रोपागेट। जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट कर सकती है उसको मीडियम बोल देते हैं। मीडियम तीन तरह के हैं, ट्रांसपेरेंट, ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा। अब आपके पास ट्रांसलूसेंट मीडियम है, जैसे मैंने आपको बताया बटर पेपर, जैसे है बटर पेपर है, या फिर एक ग्लास आता है जिसको यू कैन से रब्ड ग्लास। रब्ड ग्लास है जिसका रबिंग किया होता है, रब्ड ग्लास। तो ये भी कैसा मीडियम है, दिस आल्सो एक ट्रांसलूसेंट मीडियम। है कांच है, उसको एक तरफ से घिस देते हैं, घिसने के बाद वो क्या बन जाता है, वो एक ट्रांसलूसेंट मीडियम बन जाता है। उसके बाद है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम पता ही आपको, मैंने आपको बताया, मान लेते हैं वुड है, दैट इज इक्वल वुड। और है वुड ले लीजिए, आयरन, आयरन शीट ले लीजिए। तो ये कहते हैं दीज आर द ओपेक मीडियम। लेकिन हम ऑप्टिक्स में एक्चुअली क्या डिस्कस करेंगे, हम ऑप्टिक्स में सिर्फ दो मीडियम की बात करेंगे, वन इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम और सेकंड इज द ट्रांसलूसेंट मीडियम। ऑप्टिक्स में हम दो टाइप के मीडियम की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब हमने डिस्कस क्या करना है बेटे, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिस्कस करना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है, when a ray of light goes from one medium to another medium, there is a change in the path of light, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीडियम मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये भी आगे टू टाइप का है। ध्यान से सुनना, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये भी टू टाइप्स का है। कितने टाइप का है बेटे, दिस इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स।
ट्रांसपेरेंट मीडियम भी दो टाइप का है, टू टाइप। पहला कौन सा है? वन इज कॉल्ड द रेयर मीडियम। व्हाट इज द फर्स्ट? फर्स्ट इज द रेयर मीडियम एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द डेंसर मीडियम। पहला कौन सा है? रेयर मीडियम। और दूसरा रेयर मीडियम को हम कैसे डिफाइन करें और डेंसर मीडियम को कैसे डिफाइन करें? ए मीडियम whose density is low, कोई भी मीडियम जिसकी डेंसिटी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कम है उसको हम क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। A medium whose density is high in comparison to the other medium उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। दोबारा, रेयर मीडियम क्या है बेटा? ए मीडियम, ध्यान से सुनना, ए मीडियम विद लो डेंसिटी। दोबारा से, ए मीडियम विद लो डेंसिटी, एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है लेकिन कंपैरिजन करके करना। एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है उसको क्या बोलते हैं? उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एयर। एयर कैसा मीडियम है? एयर इज ए रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है? ए मीडियम, ध्यान से सुनना, ए मीडियम whose density is high, whose density is high, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम दो टाइप का, रेयर और डेंसर। एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको हम डेंसर मीडियम। मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है? सिंपल आपने याद रखना, एक हल्का मीडियम। जो हल्का मीडियम है वो रेयर है और जो भारी मीडियम है वो क्या है? डेंसर। देख लेते हैं, इसको साफ करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंस है। ध्यान से देखना, अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा मीडियम रेयर है या फिर कौन सा मीडियम डेंसर है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास क्या है? आई हैव वाटर, ये वाटर है। मैं कहता हूं कि वाटर है और मैं लेता हूं यहां पर लेता हूं बेटे एयर, और यहां पर क्या लेता हूं बेटे? यहां पर लेता हूं ग्लास। अब एयर क्या चीज है? एयर इज द रेयर मीडियम। सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का है एयर। तो ये कौन सा मीडियम है बेटा? व्हाट इज दिस? दिस इज द रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? रेयर। अब ध्यान से देखना, एयर और वाटर में से भारी कौन है? कौन सा भारी है? किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो दैट्स वाई ये कौन सा मीडियम है? दिस इज द डेंसर मीडियम। व्हाट इज दिस? दिस इज द डेंसर मीडियम। ध्यान से सुनना, अगर मैं एयर और सिर्फ वाटर को लेता हूं तो यहां पर जो वाटर है अगर मैं एयर के साथ कंपैरिजन करता हूं तो कैसा मीडियम है बेटा? दिस इज ए डेंसर मीडियम। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? एयर के साथ। एयर के कंपैरिजन में ये भारी है तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए डेंसर मीडियम। लेकिन अगर मैं वाटर और ग्लास को लूं तो इसमें से भारी कौन सा है? ग्लास भारी है। तो वाटर के कंपैरिजन में ग्लास कैसा है? दिस इज ए डेंसर मीडियम। ग्लास कैसा है? डेंसर। और ग्लास के कंपैरिजन में वाटर कैसा है? हल्का है। तो दैट्स व्हाई व्हाट इज दिस? दिस इज ए रेयर मीडियम। इसका मतलब क्या है? ये कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी है कि जैसे वाटर है, वाटर डेंसर मीडियम भी है। अगर हम एयर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो डेंसर मीडियम है, इट इज कंसीडर्ड एज ए डेंसर मीडियम। और अगर हम इसको ग्लास के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इट इज कंसीडर्ड एज ए रेयर मीडियम। तो एक्चुअली जो रेयर और डेंसर मीडियम का कंसेप्ट है, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। ये कंपैरिजन का कंसेप्ट है। कोई भी मीडियम है वो रेयर भी हो सकता है, वो डेंसर भी हो सकता है, लेकिन रेयरेस्ट मीडियम किसको मान के चलते हैं हम? एयर या वैक्यूम को मान के चलते हैं। इसको हम डेंसर कभी भी कंसीडर नहीं करते। यहां पर मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, एक ऐसा मीडियम जो भारी है वो इसका मतलब क्या है? वो डेंसर है। एक ऐसा मीडियम जो हल्का है इसका मतलब वो रेयर है। वाटर एयर के कंपैरिजन में क्या है? डेंसर मीडियम। वाटर इज अ डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू द एयर। वाटर इज a रेयर मीडियम इन कंपैरिजन टू द ग्लास। ग्लास इज a डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू द वाटर। ग्लास इज a रेयर मीडियम इन कंपैरिजन टू द डायमंड। क्योंकि डायमंड और भी भारी होता है तो उसके कंपैरिजन में ग्लास क्या बन जाएगा? ग्लास रेयर मीडियम बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको मीडियम के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर है। मीडियम क्या है? मटेरियल थ्रू इज द लाइट कैन प्रोपागेट। हम मोस्टली ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी हम दो टाइप के मीडियम की बात करेंगे, रेयर और डेंसर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद हमेशा आपने ध्यान में रखनी है, हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे इसमें आपने एक बात अपने दिमाग में लेके चलनी है। वो क्या लेके चलनी है? ध्यान में रखना बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी हम रेयर मीडियम
या फिर हम डेंसर मीडियम की बात करेंगे। जब भी हम रेयर मीडियम या फिर हम डेंसर मीडियम की बात करेंगे तो हमेशा अपने दिमाग में रखना, हमने क्या मान के चलना है, रेयर मीडियम को हमेशा फर्स्ट मीडियम मानना। रेयर मीडियम इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए फर्स्ट मीडियम, और डेंसर मीडियम को हमेशा कौन सा मीडियम मान के चलना है, डेंसर मीडियम इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए सेकंड मीडियम। ये आपको अपने दिमाग में बिठा के चलना है, रेयर मीडियम को फर्स्ट मीडियम मानना है। इजी बनाने के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए, डेंसर मीडियम को हमेशा कौन सा मानना है, हमेशा सेकंड मीडियम मानना है। तो इसके लिए आपके जो कंसेप्ट्स हैं, जो आगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, जो डेरिवेशंस हैं, वो बिल्कुल आपको इजी हो जाएगी। तो हमने डिस्कस क्या करना है बेटे, हमने मीडियम के बारे में डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि रेयर मीडियम को आपने फर्स्ट मीडियम मानना है, डेंसर मीडियम को आपने हमेशा सेकंड मीडियम मानना है। अब हम कंसेप्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपने 10th में पढ़ा है, थोड़ा सा हम एडवांस में पढ़ेंगे यहाँ पर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज सिंपली डिफाइंड एज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लेते हैं, ध्यान से देखना, मान लेते हैं यहां पर जब रिफ्रैक्शन था ना, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में एक्चुअली है क्या चीज है, रिफ्रैक्शन में है बेटा चेंज इन मीडियम ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में है क्या चीज है, चेंज इन मीडियम। रिफ्रैक्शन में है चेंज इन मीडियम। मान लेते हैं, ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं फर्स्ट है, ये मान लेते हैं सेकंड है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसका मतलब फर्स्ट का मतलब क्या है, ऊपर वाला कौन सा मीडियम है बेटे, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला सेकंड है, इसका मतलब कौन सा है, डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, व्हाट इज दिस, दिस इज ए रे ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदल देती है, एंड देयर इज ए डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। जाना इसने कैसे था, जाना इसमें सीधा था, लेकिन ये क्या हुआ, अपने पास से डेविएट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The phenomena of the change in the path of light when a ray of light goes from one medium to another medium is known as a refraction of light। Refraction of light में एक्चुअली हुआ क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता क्यों बदल देती है, इसलिए बदलती है क्योंकि उसका स्पीड चेंज होता है। या आप ये भी बोल सकते हो, द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट due to which deviation in the path of light, the phenomena of the change in the speed of light due to which deviation in the path of the light when a ray of light goes from one medium to another medium is defined as a refraction of light। The phenomena change in the speed of light, the phenomena change in the speed of light due to which there is a deviation in the path of the light when a ray of light goes from one medium to another medium is known as a refraction of light। अब refraction of light का पता लग गया है। एक्चुअली वो क्या रहा है, जब भी रे ऑफ लाइट एक से मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपने रास्ते को बदल रही है। रास्ते को बदलने का मतलब इसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये जो रे ऑफ लाइट ऊपर से आ रही है इसको क्या बोलते हैं बेटे, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जाना इसमें सीधा था, ये थोड़ा बेंट हो गई है, इसको क्या बोलते हैं बेटे, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट। ये कौन सी है बेटा, रिफ्रैक्टेड। अब यहां पर ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल क्या बनेगा बेटे, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से, और ये जो आपने परपेंडिकुलर यहां पर लगाया इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज द नॉर्मल। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, ये बाउंड्री बनाई है हमने, ये बाउंड्री है मीडियम की, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम से जब रे ऑफ लाइट डेंसर में जा रही है तो इसने अपने पास से डेविएट हो गई है। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जो हमने 10th में भी पढ़ा है और जो हम +2 में पढ़ेंगे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये ध्यान से देखना बेटे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं, ध्यान से। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, छोटा सा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहते हैं, पहला लॉ है स्नेल्स लॉ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट लॉ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर किसके इक्वल होता है, then to the refractive index of the setting to the refractive index of the first is equal to the speed of the light in the first to the speed of the light in the second is equal to constant। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में है क्या चीज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। C1 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयर, C2 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर। तो ये क्या है, दिस इज द स्नेल्स लॉ, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है, ये सेकंड मीडियम है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिस मीडियम से आती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। रिवर्स कर दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिस मीडियम से आ रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो यहां पर रिवर्स कर दीजिए, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वन टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द टू, 2 1 1 2, 2 1 1 2, स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर। तो ये क्या है, ये है स्नेल्स लॉ, जो हम अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस बला का नाम है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर लिया है ये किस बला का नाम है। C1 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयर, C2 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर। दूसरा लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ये कहता है बेटा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, refracted ray and normal light in the same ray, and normal light in same plane। इसका मतलब क्या है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि रे ऑफ लाइट इस प्लेन में आ रही है तो टकराती है अपना प्लेन चेंज नहीं करेगी, इसी प्लेन में चली जाएगी। मान लेते हैं कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। मान लेते हैं कौन सा प्लेन है बेटा, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। तो अगर रे ऑफ लाइट एक्स वाई प्लेन में आ रही है तो एक्स वाई प्लेन में ही वापस जाएगी, ये अपना प्लेन चेंज नहीं करेगी, बाहर की तरफ नहीं आएगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा जेड एक्सिस। तो एक प्लेन ये बन गया एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन ये बनेगा वाई जेड प्लेन, एक प्लेन ये बनेगा दैट इज इक्वल टू एक्स जेड प्लेन। तो रे ऑफ लाइट एक ही प्लेन में रहेगी, इस प्लेन में आई, इस प्लेन में आई और इसी प्लेन में रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, this is the second law of refraction, incident ray, refracted ray and normal lie in the same ray। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते को बदल लेती है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर का मतलब फर्स्ट, डेंसर का मतलब सेकंड, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है बेंड टूवर्ड द नॉर्थ, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये आई है, ये आर है। लेकिन अगर ऊपर वाला मीडियम कौन सा है बेटे, डेंसर, नीचे वाला कौन सा है, रेयर, ये है टू और ये है फर्स्ट। अगर सेकंड से फर्स्ट में जाएगी मतलब डेंसर से रेयर में जाएगी, देन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये याद रखना है, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पता लग गया, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, वो जो मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया है ना, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें कि स्नेल्स लॉ है क्या। थोड़ा डायग्राम छोटा बनाऊंगा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सर ये कौन सी थी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, ये एंगल कौन सा है आई, ये एंगल कौन सा है दैट इज इक्वल टू आर, रे ऑफ लाइट जा रही है फर्स्ट से सेकंड में। मैंने आपको बताया कि साइन ऑफ आई
डिवाइड में साइन ऑफ आर कौन से मीडियम में जा रही है बेटे, सेकंड में। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू, कौन से आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन। और आपको ये भी बता दूं, आपने हमेशा ध्यान में रखना है म्यू टू डिवाइड में वन, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से रखना, इसको लिखने का तरीका सीखिए। ये जो हमारे पास म्यू टू डिवाइड में म्यू वन है, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये इसको मैं अकेला म्यू भी लिख सकता हूँ। अकेले म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर विद रिस्पेक्ट टू द रेयर। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर वाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर, नीचे वाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर। रेयर मीडियम कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं रेयर है वाट, और यहां पर क्या है, ग्लास। तो मैं क्या लिखूंगा ध्यान से, साइन ऑफ आई डिवाइड में साइन ऑफ आर, मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज है, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैंने अकेला ग्लास लिखा है, मैं लिख दूं कहीं भी, मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, और मैं लिखता हूँ 2.42। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड है विद रिस्पेक्ट टू द एयर। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू 1.5, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू द एयर। अब ये है क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भला क्या है, इसको ध्यान से समझना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ध्यान से देखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती क्या है। तो जैसे कि मैंने लिखा था कि म्यू टू डिवाइड में म्यू वन को मैं लिख सकता हूँ म्यू, और इसको लिखा था सी वन डिवाइड में सी टू। ध्यान से देखना, मैंने लिखा था म्यू टू डिवाइड में म्यू वन, या फिर स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर। तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती क्या है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये क्या बताती है, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती है स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर या इन द रेयर विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर। रेयर मीडियम में डेंसर के मुकाबले स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज्यादा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं आपको कहता है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। तो मैं इसको लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द रेयर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम कौन सा मीडियम है, रेयर, स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर, या स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। ग्लास के मुकाबले एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है कितनी है, 1.5। इसका मीनिंग क्या हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.5, स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर। अब इसको मैं लिखूं स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर इज इक्वल टू 1.5 स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, कि हवा में ग्लास के मुकाबले जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ग्लास के मुकाबले ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है भाई, अब निकाल लेते हैं। मान लेते हैं मैं बोलता हूँ एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बेटे, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है एयर में, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में कितनी होगी देखते हैं। सर आपने आपने बताया दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1.5। और ये क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो इसका मतलब क्या है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होगी, सी ऑफ ए डिवाइडेड में 1.5। सी ए का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ 1.5 मीन्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन, कि कांच में जो स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इससे 1.5 गुना ज्यादा है। इससे 1.5 गुना ज्यादा है। कांच के मुकाबले हवा में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांच के मुकाबले क्या है, 1.5 गुना ज्यादा है। और यही क्या चीज है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यही बताता है
स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर, की रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम के मुकाबले स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज्यादा या कितनी ज्यादा ही है, ज्यादा ही रहती है रेयर मीडियम डेंसर के मुकाबले। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, मान लेते हैं, ध्यान से दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मान लेते हैं, मैं कहता हूं कि वाटर, ये वाटर है। मान लेते हैं ये दो तीन चीजें याद रखना, ग्लास है। मान लेते हैं डायमंड है। ये तीन मीडियम आप थोड़ा सा याद कर लेना। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33 और 4/3। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.42। इसका मतलब क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी एयर के रिस्पेक्ट में है, ये भी एयर के रिस्पेक्ट में है, ये भी एयर के रिस्पेक्ट में है। तो हवा में पानी के मुकाबले जो लाइट की स्पीड है वो 1.33 टाइम्स ज्यादा। हवा में कांच के मुकाबले जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा। हवा में डायमंड के मुकाबले जो लाइट की स्पीड है दैट इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स ज्यादा है। वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हवा के मुकाबले 1.33 टाइम्स कम है। देखो वाटर में भी स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, ग्लास में भी स्पीड ऑफ लाइट कम होगा हवा के मुकाबले, डायमंड में भी स्पीड ऑफ लाइट कम होगा हवा के मुकाबले। वाटर में 1.33 टाइम्स कम होगा, डायमंड में 1.5 गुना कम होगी स्पीड ऑफ लाइट, और डायमंड में 2.42 टाइम्स कम होगी। हवा में ज्यादा होगी, इतने गुना ज्यादा। तो दैट्स व्हाई इतने गुना हवा में ज्यादा है, इतने गुना हवा में ज्यादा है, इतने गुना हवा में ज्यादा है इन मटेरियल के मुकाबले। तो ये क्या चीज है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं आपको कहता है, ध्यान से देखना बेटे, आपको क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट goes from ray of light goes from air to a medium, air to a medium whose refractive index of the medium is 1.5। कहता है कि रे ऑफ लाइट जाती है एयर टू द मीडियम whose refractive index is 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम? तो आपको पता ही है कौन से कहां जाती है, रेयर टू द डेंसर, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। पता ही है आपको, पता ही है आपको, साइन ये आई है, ये और है साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर कौन से मीडियम में जा रही है बेटा, सेकंड में, म्यू टू म्यू वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है डेंसर मीडियम का, 1.5। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेके चलते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज 1, इट इज ऑलवेज 1, कंसीडर्ड एज 1। स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर, फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम, फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मींस एयर, 3 into 10⁸8। डेंसर मीडियम में आपने स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो C2 का जो वैल्यू आएगा 3 into 10⁸8 डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटे 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 30/15 into 10⁸8। then C2 is equal to 2 into 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो what is this? This is the method to calculate the speed of the light in a medium। कोई और क्वेश्चन दे दे, ध्यान से और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको कहता है, ध्यान से देखना बेटा, आपको कहता है ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू द ग्लास। कहां से कहां जाती है, वाटर टू द ग्लास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज गिवन 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन 1.5। और आपको बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयर मीडियम आपको पता ही है, एयर में कितना होता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड, और ग्लास में आपने निकालना है। और यहाँ पर वाटर से रे ऑफ लाइट किस में जा रही है, वाटर से जा रही है ग्लास में। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिर्फ एंड सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसी भी मीडियम का, तो आपने लिखना है C1 डिवाइड में C2। क्योंकि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है
तो वो गिवन होगा विद रिस्पेक्ट टू द एयर, विद रिस्पेक्ट टू द एयर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू द एयर गिवन है, मींस रेयर मीडियम यहां पर क्या होगा, एयर, डेंसर मीडियम क्या होगा, ग्लास। देन 1.5 into स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, एयर में कितना है 3 into 10 to power 8, then speed of the light in the glass 3 into 10 to power 8 डिवाइड में 1.5, then speed of the light in the glass 2 into 10 to power 8 मीटर पर। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बता ही दिया, C1 डिवाइड में C2, म्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइड में म्यू 1, तो ये आपको याद रखना है। तो इतना तो आपको याद ही रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए मीडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो एक चीज और मैं आपको बता दूं जाते जाते, तो जो ये म्यू है ना, एक्चुअल में ये जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है कि म्यू टू डिवाइड में म्यू, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है म्यू, तो म्यू टू डिवाइड में म्यू वन, या आप ये भी याद रखिए कि म्यू टू डिवाइड में म्यू वन को मैं अकेला म्यू भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर विद रिस्पेक्ट टू द, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा C1 डिवाइड में C2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर, म्यू वन सी, म्यू टू सी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है बेटे, दिस इज द स्नेल्स लॉ। व्हाट इज इट, दिस इज द स्नेल्स लॉ। अब हमने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है नेक्स्ट, सबसे पहले TIR हम बाद में करेंगे, अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन। ध्यान से, टॉपिक का नाम है बेटा, हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल, थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, हम दो तरह के रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कितने टाइप के हैं बेटे, टू टाइप के हम डिस्कस करेंगे, टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। पहला कौन सा है, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, व्हाट इज द सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप कौन सा बेटे, कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहला कौन सा है, कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा कौन सा बेटे, सेकंड है कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो टाइप के हैं, वन इज द कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस और नेक्स्ट है कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, पहला कौन सा है कॉनकेव, दूसरा कौन सा है कॉन्वेक्स। हमने क्या डिस्कस करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वन इज द कॉनकेव, सेकंड इज द कॉन्वेक्स। सबसे पहले हम कर लेते हैं, ध्यान से देखना, हम करते हैं सबसे पहले हम करते हैं कॉनकेव, कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस, दिस इज द कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक्चुअली में क्या था, मेरे पास में एक ग्लास स्लैब लगा लीजिए, कांच की एक शीट थी बेटा, दिस इज ए शीट ऑफ द ग्लास, कांच की एक शीट थी, उसको आपने एक साइड से रब करके काट के किसी भी तरह से
आपने इसको काट के ऐसे शेप बना, आपने इसको काट दिया, काट के इसको ऐसा रबिंग के साथ ट्रांसपेरेंट रबिंग किया इसको और ऐसी शेप बना दी कॉनकेव टाइप की। देन जब ये कॉनकेव टाइप की शेप बन गई है, एक साइड से बिल्कुल प्लेन है, एक साइड से कॉनकेव है, तो दैट्स वाई ये कौन सा बन गया, ये कैसी शेप है बेटा, दिस इज द कॉनकेव टाइप, कॉनकेव शेप। तो ये क्या बन गया, दिस इज द कॉनकेव refracting surface, this is the concave refracting surface, concave refracting surface, ग्लास है, एक साइड से काट के उसको कॉनकेव शेप दे दिया, दिस इज द कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, लाइक दिस, ये है कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगेन ग्लास स्लैब थी बेटे आपके पास, अगेन ग्लास स्लैब लगा लीजिए, लाइक दिस ग्लास स्लैब मान लीजिए, ग्लास स्लैब प्लेन थी, आपने इसको एक साइड से ऐसे कट कर दिया और इस पोर्शन को रिमूव कर दिया। कांच की मेरे पास एक स्लैब थी, इस कांच की स्लैब को आपने ऐसे कट किया और ये पोर्शन रिमूव कर दिया, और ये जो शेप बना है ये कैसा बन गया, दिस इज द कॉन्वेक्स टाइप। तो ये कौन सा मीडियम बन गया है बेटा, ओनली वन साइड इज कॉन्केव, कॉन्केव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, only one side is convex, this is the convex type refracting surface। ये कौन सा मीडियम है बेटा, दिस इज द डेंसर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, रेयर, ये डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर। आप ये भी बोल सकते हो रेयर साइड जो है, जिस साइड रेयर मीडियम है उस साइड में शेप कैसी है, कॉनकेव, जिस साइड में डेंसर मीडियम सॉरी रेयर मीडियम है उस साइड में शेप कौन सी है बेटा, कॉन्वेक्स। रेयर मीडियम की जो तरफ है उस साइड कैसी शेप है, कॉनकेव, रेयर मीडियम की तरफ जो शेप है वो क्या है, कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आपको पता लग गया कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दूसरा मैंने क्या बता दिया, दिस इज द कॉन्वेक्स टाइप। पहला कौन सा था, कॉनकेव, और ये कौन सा है बेटे, दिस इज द कॉन्वेक्स। तो हमने रिफ्रैक्शन शो करना है कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एंड कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। कांच का टुकड़ा था, इसको ऐसे काट दिया कॉनकेव टाइप, इसको ऐसे काट दिया कॉन्वेक्स की शेप में, तो दैट्स व्हाई दिस इज द कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जैसे हमने मिरर में किया है सेम उसी टाइप से याद रखना। दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट, and center point is known as the pole। what is this is the pole। तो पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है बेटे, दिस इज द पोल, इसको हम P से रिप्रेजेंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नोन एज ए पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस या सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नोन एज ए पोल। पोल के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दिस कॉल्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है, अगर मैं इसको एक कंप्लीट स्फीयर कंसीडर कर लूं, तो इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा, दिस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द curvature, the center point of the spherical refracting surface you can see is known as a center of curvature। तीसरा जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, a straight line which is passing through the pole and center of curvature, a straight line which is passing through the pole and center of curvature, इसको क्या बोलते हैं, what is this called, this is called the प्रिंसिपल एक्सिस। को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसको क्या है बेटे, दिस इज द
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल टू द सी। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या चीज है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पोल, द सेंटर पॉइंट of the concave or convex type refracting surface, center of curvature, the center point of the spherical refracting surface या center point of the curvature का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड सी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ पॉइंट क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सी सिंपली डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते, याद रखना है आपको। इसके बाद आपके पास क्या बनता है? इसके बाद है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये आपको नेक्स्ट है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जैसे आपने मिरर में किया वैसे पहला पॉइंट है, ऑल डिस्टेंसेस, all distances are measured from pole, from pole। सभी के सभी डिस्टेंसेस कहां से मापना है बेटी? पोल से मापना है। all the distances are measured from the pole। second point, if the distance is measured towards the left hand side, याद रखना अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं पोल से लेफ्ट हैंड साइड तो लेंगे नेगेटिव। अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं पोल से राइट हैंड साइड तो क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव। इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल it is taken as negative। If the distance is measured towards the right hand side of the pool then it is taken as positive। इसको रीजन मान लीजिए, इसको रीजन मान लीजिए। उधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर कौन सा है? दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। याद रखना all the distances are measured from the pole। if the distance is measured towards the left hand side it is taken as negative। if the distance is measured towards the right hand side it is taken as positive। अगर कोई पूछे कि ये r है, यहां से यहां तक डिस्टेंस r है, ये है 25 मान लेते हैं, ये कॉन्केव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, r दे दिया 25, तो आप क्या लिखोगे इसको? -25 बिकॉज डिस्टेंस इज मेजर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपके पास कॉन्वेक्स टाइप में दे दिया कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 25, तो ये राइट हैंड साइड में इसको हम क्या लेंगे? +25। all the distances are measured from the pole। if the distance is measured toward the left hand side it is taken as negative। if the distance is measured towards the right hand side it is taken as positive। तो ये साइन कन्वेंशंस आपने याद रखने हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। थर्ड, राइट हैंड साइड इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस मैंने आपको बता दिया, कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस मैंने आपको बताया, और न्यू इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और बताया मैंने आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में डिस्टेंस को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करेंगे तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्मूला को आपने याद रखना। ये ट्रिक है आपके लिए, अगर आपको ये याद है समझ लो सब कुछ याद है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए ट्रिक। ट्रिक फॉर spherical refracting surfaces इक्वेशंस। इक्वेशंस के लिए ट्रिक फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए ट्रिक है, आपने हमेशा याद रखनी है बेटे। मैं लिखवाता हूं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ओ आई सी, अल्फा बीटा गामा ओ आई सी
यूवीआर, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ओ आई सी यूवीआर, अ अ अ म म म, अल्फा बीटा गामा ओ आई सी यूवीआर म म म। एक्चुअली में होता क्या है, याद रखना। ओ मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई क्या है बेटा, आई इज द इमेज। और सी क्या है बेटा, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनेगा वो हमेशा बनेगा अल्फा, इमेज के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमेशा बीटा, सी के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमेशा गामा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा यू, इमेज डिस्टेंस हमेशा वी, सी डिस्टेंस हमेशा आर। अल्फा को आपने क्या मानना है, टेंजेंट अल्फा। बीटा को क्या मानना है, टेंजेंट बीटा। गामा को क्या मानना है, टेंजेंट ऑफ गामा। टेंजेंट थीटा कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। तो याद रखना, टेंजेंट अल्फा ए एम डिवाइड में एम ओ, यू वी आर छोड़ दीजिए, टेंजेंट बीटा ए एम डिवाइड में एम आई, टेंजेंट गामा ए एम डिवाइड में एम सी। याद रखना, अल्फा बीटा गामा ओ आई सी म यू वी आर। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल हमेशा अल्फा बनेगा, इमेज के साथ एंगल हमेशा बीटा बनेगा, सी के साथ हमेशा एंगल गामा बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज यू, इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज वी, सी डिस्टेंस इज टेकन एज आर। अल्फा को टेंजेंट अल्फा, बीटा को टेंजेंट बीटा, गामा को टेंजेंट गामा। टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर ए एम एम ओ, बीटा ए एम एम आई, गामा ए एम एम आर। तो ये आपने एमसी, सॉरी, ए एम डिवाइड में एमसी, ये आपने याद रखना है। दिस ट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये याद है तो समझ लो आपको जो रिफ्रैक्शन है थ्रू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी, वो आपको इजिली आप उसको सॉल्व कर पाओ। अल्फा बीटा गामा वाई सी यू वी आर म दैट्स वाई टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गामा ए एम एम ओ ए एम एम आई एंड ए एम एम सी। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, इसको हम एक साइड में लिख के रखेंगे, ध्यान से देखना। इसको हम एक साइड में लिख के रखेंगे, अल्फा बीटा गामा ओ आई सी म बेशक यूवीआर नीचे में लिख सकते हो आप, यूवीआर अम्मा अम्मो अम्मा माई अम्मा। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सी के साथ गामा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, इमेज का डिस्टेंस वी, सी का डिस्टेंस आर। ये आपको याद रखना है। तो हम फर्स्ट टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन ये बनता है एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन। ध्यान से, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इन convex type refracting surface, in convex type refracting surface। दोबारा से, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर ए रियल इमेज, फॉर ए रियल इमेज। इसको नोट, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर ए रियल इमेज। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, फॉर्मिंग ए रियल इमेज या फॉर ए रियल इमेज। ध्यान से देखना बेटे इस क्वेश्चन, हमारा ये ट्रिक बहुत काम आने वाला है। अल्फा बीटा गामा ओ आई सी एम 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 यू बी आर। अल्फा टेंजेंट अल्फा, बीटा टेंजेंट बीटा, गामा टेंजेंट गामा। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से देखना। दिस इज ए कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस, what is this is a principal axis, and what is this is a normal।
कोई भी लाइन जो सी से जाती है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए नॉर्थ। कोई भी लाइन जो सी से क्रॉस करती है, मान लेते हैं मेरे पास एक सर्कल है, इसके सेंटर से जितनी भी लाइन, जो हमने पिछले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी आपने पढ़ा होगा, जितनी भी लाइन सी से जाती हैं, ये सारे के सारी क्या होती है बेटे, दीज आर द नॉर्मल्स। ये क्या है, नॉर्मल्स। ये सी है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द सी इज सिंपली डिफाइंड एज ए नॉर्मल। ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये इंसिडेंट रे है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे, देन नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ आई। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, रेयर, this is the rare medium, this is the denser medium. When a ray of light goes from rare to denser, bend towards the normal, this is the final image. When a ray of light goes from rare to denser, bend towards the normal. ये I है और ये कितना है बेटे, दिस इज द R। मैंने अभी अभी बताया ऑब्जेक्ट के साथ I, ये फाइनल इमेज है सी, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सी के साथ गामा। ध्यान से, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ कितना बनेगा बेटे, बीटा, और सी के साथ दिस इज इक्वल टू गामा। और यहां पर आप एक पॉइंट ए मान लोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दोगे, दिस इज द एम एंड दिस पॉइंट इज द पी। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, explain refraction, explain refraction from the rare to the denser medium in case of a convex type refracting surface forming a real image। जो मैंने आपको डायग्राम बना दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ray of light goes from rare to denser, bend toward the normal, this is the final image is formed। ऑब्जेक्ट के साथ अभी बताया था एंगल अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सी के साथ गामा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लगाइए, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्शन को शो करना है, ध्यान से देखना। तो हम यहां पर क्या यूज करते हैं, स्टेप नंबर 1 यूज करते हैं, लिखेंगे बेटा यूजिंग स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइड में साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, कौन से मीडियम में जा रही है, रे ऑफ लाइट, सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू विद रिस्पेक्ट टू द वन। साइन आई डिवाइड में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड में म्यू वन। एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, then sin I is very approximately equal to I and sin of R is approximately equal to R। बेटे एक्चुअल में है क्या चीज है, ये आपको बड़ा करके दिखाया गया है, ये जो सिस्टम है बहुत छोटा सिस्टम है, और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ आई भी वेरी वेरी स्मॉल है और एंगल ऑफ आर भी वेरी वेरी स्मॉल है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बड़ा डायग्राम बना है। If the angle is very very small, then sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R। यूजिंग द स्नेल्स लॉ, साइन आई डिवाइड में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड में म्यू वन। वैल्यू करेंगे आई डिवाइड में आर, म्यू टू डिवाइड में म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आई इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू आर इंटू में म्यू टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आई इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू आर इंटू म्यू टू एंड व्हाट इज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक चीज ध्यान में रखना, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में या किसी मीडियम में जाती है, स्नेल्स लॉ लगाने के बाद अभी आपको सिर्फ एक ही बार डायग्राम को देखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है। अदरवाइज हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है, साइन आई डिवाइड में साइन आर, म्यू टू डिवाइड में म्यू वन, आई इज वेरी साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन आर अप्रोक्सीमेटली टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई आई इंटू म्यू वन इज इक्वल टू आर इंटू म्यू। अब यहां से देखना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई, आई का वैल्यू कितना है। ध्यान से एक ही बार आपको डायग्राम को देखने की जरूरत है। आई एंगल क्या है, आई एंगल ये वाला एंगल है आई, ये कौन कौन सी लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में, और कौन सी लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में। अब इस लाइन के साथ एंगल कौन सा है, गामा, और इस लाइन के साथ एंगल कौन सा है, अल्फा। ये कौन सी ट्रेंगल, ये एक ट्रेंगल बन गया, दिस इज ए ट्रेंगल, और ट्रेंगल के बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। याद रखना, ये आई किसके साथ बन रहा है, आई इस लाइन के साथ बन रहा है गामा, आई इस लाइन के साथ बन रहा है अल्फा। अब ये चेक करना है कि कौन सा बाहर वाला एंगल है, कौन सा अंदर वाला है। ये कौन सा एंगल है, बाहर वाला। अगर बाहर वाला एंगल है तो इन सम के इक्वल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एंगल आई विल बी इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर, आर का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखो, आर कौन कौन सी लाइन के बीच में, आर इस लाइन के साथ बना हुआ है एंड इस लाइन के साथ बना हुआ। अब इन
इस लाइन और इस लाइन के साथ कितने एंगल है, 1 2 एंड 3। बाहर वाला एंगल कौन सा है, दिस इज द बाहर वाला। तो यहां पर मैं अगर देखूं तो ये बाहर वाला एंगल है गामा। तो बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाला एंगल है, किसके इक्वल होगा, आर प्लस बी। तो ये जो आर का वैल्यू बनेगा गामा माइनस बीटा। आर का वैल्यू कितना बन जाएगा बेटे, गामा माइनस बीटा। आई इस लाइन और इस लाइन के बीच में था, बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर आर किस लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के साथ है। तो दैट्स वाई यहां पर एक्सटीरियर एंगल ये है, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा एंड आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब हम क्या काम करेंगे, आई और आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग आई एंड आर इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहां से आई का वैल्यू कितना, अल्फा प्लस गामा इंटू में म्यू 1 इज इक्वल टू, आर का वैल्यू कितना है बेटे, गामा माइनस बीटा इंटू में म्यू 2। अब ध्यान से देखना, मैंने अभी अभी आपको बताया था अल्फा, अल्फा किसके इक्वल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा, ए एम डिवाइड में एम। अल्फा इज इक्वल टू, देखने में जो ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा बनता है, ए सॉरी, दैट इज ए एम डिवाइड में एम, गामा ए एम डिवाइड में गामा ए एम डिवाइड में एम सी इंटू में म्यू 1, गामा ए एम डिवाइड में एम सी, ए एम डिवाइड में एम सी माइनस बीटा, बीटा दिस इज द बीटा ए एम डिवाइड में एम आई, ए एम डिवाइड में एम आई इंटू में म्यू। लेकिन यहां पे देखिए प्लीज, ये अल्फा है बेटा, अल्फा, अल्फा इज कंसीडर्ड एज टेंजेंट अल्फा, अल्फा को टेंजेंट अल्फा मान के चलना है, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा एंगल आर आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, ये भी बहुत छोटे एंगल है। तो अल्फा को टेंजेंट अल्फा मानना है, बीटा को टेंजेंट बीटा मानना है, गामा को टेंजेंट गामा। टेंजेंट अल्फा, अल्फा टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर ए एम डिवाइड में बेस एम ओ, टेंजेंट बीटा, ये बीटा है परपेंडिकुलर ए एम बेस एम आई, गामा दिस इज द गामा एंगल परपेंडिकुलर ए एम बेस एम सी। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, अल्फा ए एम एम ओ, ए एम एम आई, ए एम एम सी। अल्फा किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ ए एम एम, बीटा किसके साथ है, इमेज के साथ ए एम एम आई, गामा किसके साथ है, सी के साथ ए एम डिवाइड में एम सी। ए एम कॉमन निकाल लीजिए, ए एम इज टेकन एज आउटसाइड, 1 बाय एम ओ प्लस 1 बाय एम सी इंटू म्यू 1, ए एम कॉमन निकाल लीजिए, 1 बाय एम सी माइनस 1 बाय एम आई इंटू एम यू, कैंसिल कर दीजिए। अब एक चीज और ध्यान में रखना, पॉइंट एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंगल वेरी वेरी स्मॉल है, तो एम एंड पी पॉइंट वेरी क्लोज, ये भी बहुत नजदीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये जो एम ओ है अप्रोक्सीमेटली पीओ के बराबर है, एम आई अप्रोक्सीमेटली पी आई के बराबर है, एंड एम सी अप्रोक्सीमेटली पी सी। तो मैं वैल्यू करता हूँ बेटा, यहां पर लिखता हूं एमओ का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पीओ, एमसी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पीसी, सॉरी अप्रोक्सीमेटली पीसी इनटू में म्यू 1 इज इक्वल टू एमसी का वैल्यू 1 बाय पीसी माइनस 1 बाय पी आई इनटू में कितना बनेगा, म्यू। अब ध्यान से यहां तक नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, मैं इधर से साफ करता हूं, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखना है आपने, ये जो पीओ है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई इमेज डिस्टेंस, और सी क्या है बेटे, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पॉइंट पी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं बेटे, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू। इमेज डिस्टेंस को क्या लेते हैं बेटे, वी, और सी को क्या लेते हैं बेटे, दिस इज कंसीडर्ड एज आर, इट इज कंसीडर्ड एज आर या टेकन एज आर। तो ये जो पीओ का वैल्यू बनेगा, पीओ ये कितना बनेगा, माइनस यू, तो माइनस का 1 बाई यू, पीसी, और पी से लेके सी राइट हैंड साइड में कितना बनेगा, प्लस का 1 बाय आर इनटू में म्यू 1 इज इक्वल टू पीसी 1 बाय आर, पी आई राइट हैंड साइड में प्लस आई डिस्टेंस वी, देन 1 बाय वी इनटू में कितना बन गया, म्यू 2। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, माइनस के म्यू 1 डिवाइड में यू, म्यू 1 डिवाइड में आर,
म्यू टू डिवाइड में आर, माइनस के म्यू टू डिवाइड में भी, इसको इधर ले आइए, आर आर वाले को एक साइड में ले जाइए, माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू, इसको इधर ले आएंगे, प्लस के म्यू टू डिवाइड में भी इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड में आर माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू प्लस के म्यू टू डिवाइड में बी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मिंग ए रियल इमेज। एक दो टॉपिक हम और करते हैं, पहले इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। In refraction from the real to the denser medium in case of a convex type refracting surface forming a virtual image। तो अगेन मैं आपको बता दूं, आपने एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मिंग ए वर्चुअल इमेज। पहला टॉपिक हमने किया रियल इमेज के लिए, और अब हम करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। तो पहले तो वही आपने याद रखना बेटे, अल्फा बीटा गामा, ओ आई सी, अ मा मा मा, यूवी आर, यूवी आर, अल्फा टेंजेंट अल्फा, बीटा टेंजेंट बीटा, गामा टेंजेंट गामा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, यू इमेज डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, आर ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सी के साथ गामा। तो ध्यान से देखना, अब हमने करना है एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मिंग ए वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के लिए हमने कर लिया, वर्चुअल इमेज के लिए करते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले डायग्राम अब हमने करना है वर्चुअल इमेज के लिए। याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है तो रियल इमेज बनेगी, इन केसेस में बस इतना इतना याद रखना, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। अगेन दिस इज द सी, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड तो होगी, लेकिन ज्यादा बेंड नहीं होगी, बेंड जरूर हुई है लेकिन ज्यादा बेंड नहीं हुई है। तो इस तरह से कैसा इमेज बनेगा बेटे, वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट नजदीक है तो रे ऑफ लाइट बेंड होगी, ज्यादा बेंड नहीं होगी, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। एंड दिस एंगल इज इक्वल टू द एंगल आर व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू द डेंसर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ज्यादा बेंड नहीं हुई। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, और सी के साथ एंगल गामा। यहां पर पॉइंट ए मान लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दिस इज द पॉइंट एम एंड दिस इज द पॉइंट पी, ये याद रखो। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो रियल इमेज बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट नजदीक है तो कैसा है बेटे, वर्चुअल इमेज बनती है। अगेन ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ बीटा, सी के साथ कितना बन रहा है बेटे, सी के साथ है गामा। लगाइए, एक चीज और बता दो बेटे, अगर एंगल वेरी वेरी स्मॉल हो ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। ये भी आपने मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे। साइन थीटा, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। यूजिंग द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाइए। सिर्फ आपको ना एक ही बार डायग्राम को देखने की जरूरत पड़ेगी जब हमने आई और आर की वैल्यू करनी है, अदरवाइज आपको डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है, अल्फा बीटा गामा ओ आई सी ए एन एम एम एन यू वी आर। तो लगाइए स्नेल्स लॉ। पहला स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ आई डिवाइड में साइन ऑफ आर, कौन से मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड में तो म्यू टू डिवाइड में म्यू वन, आई इज वेरी वेरी स्मॉल, देन sin I is approximately I, sin R approximately equal to R, म्यू टू डिवाइड में म्यू वन लिख देता हूं, साइन ऑफ I approximately I, साइन ऑफ R approximately R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू R इंटू में म्यू टू। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर I और R की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। अब I और R की वैल्यू है क्या, सबसे पहले आई एंगल देखिए कौन कौन सी लाइंस के बीच में बनता है। ये आई एंगल है, कौन कौन सी लाइंस के बीच में बनता है,
एक इस लाइन और एक इस लाइन के बीच में, और ये एक्सटीरियर एंगल है, देन इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखिए इस लाइन के साथ एंगल गामा, इस लाइन के साथ एंगल अल्फा, ये एक्सटीरियर एंगल है। देन यहीं पर लिख देता हूं मैं, ये जो आई की वैल्यू है कितनी बनेगी, अल्फा प्लस गामा। और ये जो आर एंगल है, व्हाट इज दिस द एंगल आर, ये एंगल आ रहा है कौन कौन सी लाइन के बीच में राजू, एक ये इस लाइन के बीच में और एक इस लाइन के बीच में, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो आर का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, बीटा प्लस गामा। आर इस लाइन और इस लाइन के साथ है, बीटा प्लस गामा वैल्यू करेंगे, अल्फा प्लस गामा इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा इंटू में म्यू। आगे सॉल्व करते हैं बेटे इसको, इसको हम यहां सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, मेरे पास अल्फा, अल्फा को क्या मान लीजिए, टेंजेंट अल्फा, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, गामा को टेंजेंट गामा, बीटा को टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू देखिए यहां पर अल्फा, अल्फा की टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मैं सीधा पुट करता हूं, एम डिवाइड में अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ, गामा की वैल्यू एम, गामा किसके साथ बनता है, सी के साथ, एम सी, अल्फा ए एम डिवाइड में एम, गामा ए एम डिवाइड में एम सी, अल्फा ए एम डिवाइड में एम, गामा ए एम डिवाइड में एम सी, बीटा ए एम डिवाइड में एम आई इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू बीटा ए एम डिवाइड में एम आई प्लस ए एम डिवाइड में एम सी इंटू में कितना आएगा बेटे, म्यू एम ए एम टेक आउटसाइड कॉमन निकाल लीजिए, वन बाय एम ओ प्लस वन बाय एम सी इंटू में म्यू वन बाय एम आई प्लस वन बाय एम सी इंटू में म्यू टू। सॉल्व करेंगे, ए एम इज सॉरी 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 सॉरी, यहां से हमने ए एम कॉमन निकाला था, ए एम कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, वन बाय एम ओ प्लस वन बाय एम सी इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू वन बाय एम आई प्लस वन बाय एम सी इंटू में म्यू। लेकिन मैंने आपको बताया एंगल वेरी वेरी स्मॉल है, देन पी आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम आई, या एम ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ, एम आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई, एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी। मैं वैल्यू करता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, एम ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, एम आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई, एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी। तो वैल्यू करता हूं, वन बाय पी ओ प्लस वन बाय पी सी इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू वन बाय पी आई प्लस वन बाय पी सी इंटू में म्यू टू। वैल्यू करेंगे पीओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ कितना लेंगे बेटे, माइनस के वन बाय सॉरी माइनस के वन बाय यू, पी सी राइट हैंड साइड में प्लस का वन बाय आर म्यू वन, पी आई लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का वन बाय वी, पी सी राइट हैंड साइड में वन बाय आर इंटू में म्यू। सॉल्व करेंगे, माइनस का म्यू वन डिवाइड में यू प्लस म्यू वन डिवाइड में आर इज इक्वल टू माइनस का म्यू टू डिवाइड में वी प्लस म्यू टू डिवाइड में आर। तो मैं इसको रीअरेंज करके इधर लिख देता हूं, इसको रीअरेंज करके थोड़ा इधर लिख देता हूं, ध्यान से देखना, साफ कर लेना, इसको रीअरेंज करके मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। तो क्या बनेगा, आर आर वाली टर्म्स को एक साइड में ले जाइए, यूवी वाली टर्म्स को एक साइड में ले जाइए, माइनस का म्यू वन डिवाइड में यू, एक को इधर लेके आएंगे वी वाली टर्म्स को, प्लस के म्यू टू डिवाइड में वी इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड में आर माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर, मीन्स माइनस का म्यू वन डिवाइड में यू म्यू टू डिवाइड में वी इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड में माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द refraction from the rare to the denser medium in case of a convex type refracting surface forming a virtual image। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ध्यान में क्या रखनी है, वो ध्यान से देखना बेटे, कि जब भी रे ऑफ लाइट, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं, देखना कि जब भी रे ऑफ लाइट, चाहे तो कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस है चाहे कॉन्वेक्स टाइप है, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू म्यू टू डिवाइड में वी म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो फॉर्मूला ये रहेगा, माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू प्लस के म्यू टू डिवाइड में वी
म्यू 2 माइनस के म्यू 1 डिवाइड में आर। कई बार आपको घुमा के क्वेश्चन दे दे, अगर कोई कहता है कि प्रूव दैट माइनस के म्यू 2 डिवाइड में भी म्यू 1 डिवाइड में सॉरी यू इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस के म्यू 2 डिवाइड में आर, इसको प्रूव कीजिए। तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर। कंफ्यूज नहीं होना। अब इस फॉर्मूला को देखिए, ऊपर वाले को, इसको रीअरेंज करना जरा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल के देखूं, मैंने तो आपको बताया म्यू 2 माइनस के म्यू 1, माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या बचता है, ये माइनस बन जाएगा माइनस के म्यू 1 डिवाइड में भी, ये प्लस बन जाएगा म्यू 2 डिवाइड में भी, माइनस कॉमन निकालूंगा म्यू 2 माइनस के म्यू 1 डिवाइड में, आप कैंसिल कीजिए, माइनस के म्यू 1 डिवाइड में म्यू 2 डिवाइड में भी म्यू 2 माइनस के म्यू 1, वही फॉर्मूला बन गया जो ऊपर वाला। तो इसमें आपने घबराना नहीं है। अगर किसी भी तरह से रीअरेंज करके कोई फॉर्मूला ऐसा आ जाए तो घबराना नहीं है, आपने चेक करना है क्या ये वही फॉर्मूला है जो ऑलरेडी आपको याद है, और आपने इसी ढंग से एक ही फॉर्मूला को याद करना है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, माइनस के म्यू 1 डिवाइड में यू प्लस के म्यू 2 डिवाइड में वी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस के म्यू 1 डिवाइड में आर। लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाती है, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो फॉर्मूला ये बनेगा, ये हम प्रूव भी करेंगे। माइनस के यू की जगह आ जाएगा वी, और वी की जगह आ जाएगा यू, और सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। u की जगह v और v की जगह क्या आ जाएगा बेटे, u, और सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। बस चेक करना है, अगर u1 के नीचे u है तो रेयर से डेंसर में, रे ऑफ लाइट। अगर u1 के नीचे v है तो समझ डेंसर से रेयर में जा रही है रे ऑफ। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, ध्यान से देखना। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्केव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। In case of a concave type refracting surface, UVR. In case of a concave type refracting surface, rare to denser medium in case of a concave type refracting surface. ये concave type refracting surface है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइन जो सी से जाती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। मैंने अभी बताया था जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो फॉर्मूला यही आना चाहिए। मैंने क्या बताया, फॉर्मूला ये आना चाहिए माइनस के म्यू 1 डिवाइड में यू प्लस के म्यू 2 डिवाइड में भी म्यू 2 माइनस के म्यू 1 डिवाइड में आर। फॉर्मूला यही आना चाहिए। आता है, देख लेते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पर, रे ऑफ लाइट जाती है लाइक दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ आई। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल बन गया बेटे आर, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर मैं इस लाइन को सीधा बढ़ाऊं तो ये लाइन यहां से निकलेगी और ये बन जाएगा इमेज आर। ध्यान से देखना, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अब नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ऊपर की तरफ जाएगा इस रे ऑफ लाइट को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहां मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, सी के साथ एंगल गामा, यहां से आपको पता है ए एंड एम, और ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज द पी। लगाइए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ आई डिवाइड में साइन ऑफ आर। कौन से मीडियम में जा रही है बेटे, सेकंड में, फर्स्ट से। एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन आई डिवाइड में आर, म्यू 2 डिवाइड में म्यू 1, इक्वेशन नंबर 1, या बाद में मान लेना इक्वेशन नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आई इंटू में म्यू 1 इज इक्वल टू आर इंटू में म्यू 2। सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपने एक बार चेक करना है कि आई का वैल्यू क्या है और आर का वैल्यू क्या है। आई का वैल्यू क्या है, दिस इज द एंगल आई, ये एंगल आई है। अब ध्यान से, ये आई इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। अब इस लाइन और इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल अल्फा है, एक एंगल गामा, एक एंगल आई है। बाहर वाला एंगल कौन सा है, गामा। ये ट्रायंगल बन गया तो बाहर वाला एंगल कौन सा है, गामा। तो ये जो गामा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, आई प्लस अल्फा के इक्वल। आई का वैल्यू गामा माइनस अल्फा, कितना बनेगा, गामा माइनस। और ये एंगल अगर आर है तो ये भी कितना बन जाएगा बेटे, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू आर, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये एंगल आर है तो ये भी कितना बनेगा, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू आर। अगेन आई, ये पूरे का पूरा आई है, गामा माइनस अल्फा। ये आर है, इसी तरह से आर गामा
माइनस बीटा वैल्यू करेंगे बेटा। तो आई का वैल्यू कितना है, गामा माइनस अल्फा इंटू में म्यू वन। आर का वैल्यू कितना है, गामा माइनस बीटा इंटू में म्यू टू। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद हम गामा अल्फा गामा बीटा की वैल्यू करेंगे। गामा को टेंजेंट गामा मानेंगे, अल्फा को टेंजेंट अल्फा, गामा को टेंजेंट गामा, बीटा को टेंजेंट बीटा। तो वैल्यू करते हैं। टेंजेंट गामा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है बेटे, परपेंडिकुलर ए एन। और किसके साथ बनता है, सी के साथ। गामा परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। अल्फा दैट्स वाई माइनस अल्फा ए एम, अल्फा ए एम डिवाइड में एमओ, ए एम डिवाइड में एमओ ऑब्जेक्ट के साथ है। इनटू में म्यू वन इज इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू ए एम डिवाइड में एम सी, बीटा माइनस के ए एम डिवाइड में ए एम डिवाइडेड में बीटा किसके साथ है बेटा, आई के साथ, एम आई इंटू में म्यू टू। ए एम टेकन एज आउटसाइड, वन बाय एम सी माइनस के वन बाय एम म्यू वन, ए एम वन बाय एम सी माइनस के वन बाय एम आई इंटू में म्यू टू। कैंसल आउट, वन बाय, अब यहीं पर वैल्यू कर देंगे पी, सॉरी दैट्स वाई एम ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ, एम आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई, एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी। वैल्यू कर देता हूं, ये कितनी वैल्यू है, वन बाय पी सी माइनस के वन बाय पी ओ इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू वन बाय पी सी माइनस के वन बाय पी आई इंटू में म्यू। पी सी का जो वैल्यू है वो कितना है, आर लेफ्ट हैंड साइड में बेटे माइनस वन बाय। पी ओ का वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस का वन बाय यू, म्यू वन इज इक्वल। पीसी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का वन बाय आर, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस माइनस प्लस, या ऐसे कर दीजिए माइनस माइनस का वन बाय बी इंटू में म्यू। सॉल्व करेंगे, माइनस वन बाय आर प्लस के वन बाय यू इंटू में म्यू वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर प्लस का वन बाय बी इंटू में म्यू टू। सॉल्व करेंगे, माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर प्लस म्यू वन डिवाइड में यू इज इक्वल टू माइनस के म्यू टू डिवाइड में आर। कितना बनेगा बेटे इसके बाद, दैट्स वाई प्लस म्यू टू डिवाइड में वी। हम रीअरेंज करते हैं इसको, आर आर वाली टर्म्स को एक साइड में ले आइए, वी और यू वाली टर्म्स को एक साइड में ले आइए। हम इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए यहाँ पे। साफ करते हैं हम इधर से, इधर से साफ करने के बाद ये आर वाली टर्म है इसको उधर ले जाते हैं, ये वी वाली टर्म है इसको इधर ले आते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा यू वन डिवाइड में यू माइनस का यू टू डिवाइड में वी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा यू वन डिवाइड में आर माइनस के यू टू डिवाइड में आर। घबराना नहीं है, यहां से माइनस कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा, जब तक माइनस का यू वन डिवाइड में यू माइनस हो जाएगा ये प्लस यू टू डिवाइड में भी, ये क्या हो जाएगा बेटे माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। प्लस वाले को पहले लिखिए यू टू डिवाइड में आर, यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे अगर हम, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा यू वन डिवाइड में आर। यहां से भी हमने माइनस कॉमन लिया, यहां से भी हमने माइनस कॉमन लिया। जब हम माइनस कॉमन लेंगे जो प्लस वाली टर्म है ये माइनस बन जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस, ये जो प्लस वाली टर्म है माइनस, और ये जो माइनस वाली टर्म है ये प्लस में। चाहे आप इसको ऐसे ही लिख के रखिए, ये जो प्लस वाली टर्म है माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू, ये जो माइनस वाली टर्म है ये प्लस हो जाएगी, नोट कर लीजिए। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू प्लस के म्यू टू डिवाइड में वी। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर प्लस के म्यू टू डिवाइड में आर। इसको फिर रीअरेंज करते हैं, माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू प्लस के म्यू टू डिवाइड में वी। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, म्यू टू डिवाइड में आर माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। तो आ गया आपके पास आंसर। हम आर यहां से क्या लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, तो म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में, फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू प्लस के म्यू टू डिवाइड में वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। दिस इज द रिफ्रैक्शन व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रियल टू डेंसर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्केव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम
इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हमने डिस्कस करना है, ध्यान से देखना बेटे, अब हमने डिस्कस करना रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर और मीडियम कॉन्वेक्स टाइप। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम कौन सा है? कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मीडियम देख लेते हैं। डेंसर टू रेयर, ये कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस लाइक दिस। ये कौन सा मीडियम है बेटा? रेयर, और सॉरी डेंसर, और ये कौन सा मीडियम है? रेयर। रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान से देखना इसको, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? दिस इज द नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू द सी। नॉर्मल पासिंग थ्रू द सी, मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा गामा वाई सी, बताइए आपको। गामा के साथ या सी के साथ सॉरी, जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू द रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, ये एंगल क्या बन जाएगा? दिस एंगल इज इक्वल टू आर। दिस पॉइंट इज द ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज द एम पॉइंट, दिस पॉइंट इज द पी पॉइंट। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल हमेशा अल्फा, इमेज के साथ एंगल हमेशा बीटा, एंड सी के साथ एंगल हमेशा गामा। ये आपको याद है। लगाइए स्नेल्स लॉ अगेन, स्नेल्स लॉ लगाना है आपको, लगाइए यूजिंग स्नेल्स लॉ। साइन आई डिवाइडेड में साइन आर इज इक्वल, ये कौन सा मीडियम है बेटे? सेकंड। जा कौन से में रही है? फर्स्ट में, यहां पर चेंज करना पड़ेगा। साइन आई डिवाइड में साइन आर कौन से मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट? फर्स्ट में। कहां से? सेकंड से। फर्स्ट में जा रही है सेकंड। देन आई डिवाइडेड में आर इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइड में टू वाई, बिकॉज साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई एंड साइन ऑफ आर अप्रोक्सीमेटली आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देन आई इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू आर इंटू में म्यू वन के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। पता ही आपको आई की वैल्यू देखिए। अब किस किस लाइन के बीच में आई कौन कौन से, ये जो एंगल है कौन कौन सी लाइन के बीच में बनता है? कौन कौन सी स्ट्रेट लाइंस है जिनके बीच में बनता है? एक ये वाली है, एक ये वाली है। अब ये वाली और ये वाली के साथ कितने एंगल बनता है? वन, टू और थ्री। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? गामा। तो गामा की वैल्यू अल्फा प्लस आई, आई का वैल्यू गामा माइनस अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई? दैट इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर? आर एंगल कौन कौन सी लाइन के बीच में बनता है? ये और ये, इनके साथ एक एंगल गामा है, एक एंगल बीटा, ये एक्सटीरियर एंगल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर? दैट इज गामा प्लस बीटा। आर का वैल्यू गामा प्लस बीटा, ये चेक करना है। जब भी आपने आई और आर निकालने हैं, देखना आई एंगल कौन कौन सी लाइन के साथ बनता है। इस और इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ सब एंगल अल्फा, और इस लाइन के साथ एंगल गामा। तो आप ये देखिए कि एक्सटीरियर एंगल कौन से है? बाहर वाला एंगल है, तो ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। देन आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। आर एक्सटीरियर एंगल है, देन विल बी सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाए। वैल्यू करते हैं। आई का वैल्यू गामा माइनस अल्फा इंटू में म्यू टू, गामा माइनस गामा माइनस अल्फा इंटू म्यू टू। और ये जो आर का वैल्यू है कितना है? गामा प्लस बीटा इंटू में म्यू। एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन गामा टेंजेंट गामा, अल्फा टेंजेंट अल्फा, और बीटा टेंजेंट बीटा के इक्वल होगा गामा की वैल्यू ए एम डिवाइड में एम सी माइनस ए एम डिवाइड में एम ओ, ये अल्फा ए एम डिवाइड में एम ओ ऑब्जेक्ट के साथ है, इनटू में म्यू टू इज इक्वल टू गामा ए एम डिवाइड में एम सी, गामा ए एम डिवाइड में एम सी बीटा प्लस ए एम डिवाइड में एम आई इनटू में म्यू। ए एम टेकन एज आउटसाइड, वन बाय एम सी माइनस के वन बाय एम ओ इनटू में म्यू टू इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटे? ए एम इज टेकन एज आउटसाइड, वन बाय एम सी प्लस वन बाय एम आई इंटू में म्यू वन, कैंसिल कीजिए और यहीं पर लिखता हूं
एम ओ अप्रोक्सीमेटली पीओ, एम आई अप्रोक्सीमेटली पी आई, एम सी अप्रोक्सीमेटली पीसी। वैल्यू करता हूं 1/पीसी माइनस के 1/पीओ इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू 1/पीसी प्लस के 1/पीआई इंटू में म्यू। पीसी का वैल्यू कितना है आर, तो कितना बनेगा बेटे माइनस के 1/आर। पीसी माइनस के 1/आर लेफ्ट हैंड साइड में, पीओ ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस का 1/यू इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू पीसी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 1/आर, पी आई राइट हैंड साइड में प्लस का 1/वी इंटू में म्यू। सॉल्व करेंगे, माइनस के आर प्लस का 1/यू इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू माइनस का आर प्लस का 1/वी इंटू में म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी, माइनस के म्यू टू डिवाइड में आर प्लस के म्यू टू डिवाइड में यू, माइनस का म्यू वन डिवाइड में आर प्लस का म्यू वन डिवाइड में यू। वी वाले को एक साइड में, यू आर वाले को एक साइड में, यू वी वाले क्रम से एक साइड में ले आइए और आर वाले क्रम से एक साइड में ले जाइए। तो मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं, ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। तो यहां पर क्या बनेगा, मैं वी वाली क्रम को इधर ले आता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो यह आएगा माइनस के म्यू वन डिवाइड में वी प्लस म्यू टू डिवाइड में यू, इसको उधर ले जाके यू टू डिवाइड में आर प्लस उधर वाला म्यू वन डिवाइड में आर, तो क्या बन गया माइनस के म्यू वन डिवाइड में वी म्यू टू डिवाइड में यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। दिस इज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैंने आपको यही बताया कि जब भी रेयर से डेंसर में आएगा तो फॉर्मूला बनता है माइनस के म्यू वन डिवाइड में म्यू टू डिवाइड में भी म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। लेकिन जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो u की जगह v आएगा, v की जगह u माइनस के म्यू वन। देखो u की जगह क्या आ गया बेटे, वहां u है यहाँ v, और जहां पर v है वहां पर u और म्यू टू माइनस के, इसको दोनों को कंपेयर कीजिए। ये है रेयर टू डेंसर और ये है डेंसर टू रेयर। So what is this? This is the refraction from the denser to the rare medium in case of a convex type refracting surface. अब लास्ट इसका टॉपिक बनता है refraction from the denser to the rare in case of a concave type refracting surface. अब कौन सा है, in case of a concave type refracting surface। देख लेते हैं नेक्स्ट, नोट कर लीजिएगा इसको, पहले नोट कर लेना बेटे इसको। तो बेटा अब लास्ट टॉपिक है इसका रिफ्रैक्शन का, फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्केव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्शन शो करना है हमने फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉन्केव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान से देखना, ये कॉन्केव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सॉरी, from the denser to the rare medium in case of a concave type refracting surface, denser to the rare normal which is passing through the sea, और इसके साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है बेटे, गामा। ये ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगी, आई। Refraction from the denser to the rare medium in case of a concave type refracting surface, when a ray of light goes from denser to rare, bend away from the normal, bend away from the normal, ये R है, और ये जो फाइनल इमेज वर्चुअल इमेज बन जाएगी आपके पास I। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा एंड सी के साथ एंगल गामा। ये पॉइंट ए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे m, ये पॉइंट अगेन p। लगाइए स्नेल्स लॉ बेटे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे साइन ऑफ आई डिवाइड में साइन ऑफ आर। कौन से मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, फर्स्ट में, तो म्यू वन डिवाइड में म्यू टू। साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई, साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, आई ओवर में आर इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइड में म्यू टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
आई इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू आर इंटू में म्यू वन। इज दैट क्लियर? अब आपको सिर्फ एक ही बार चेक करना है कि आई का वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई? आई कौन कौन सी लाइन के बीच में? दिस एंड दिस, इसके और इसके। और आई कैसे एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। देन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर? आर कौन कौन सी लाइन के बीच में? इसके और इसके। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके और इसके बीच में। देन कितना बनेगा? गामा प्लस बीटा। वैल्यू कीजिए, अल्फा प्लस गामा इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा इंटू में म्यू वन। व्हाट इज दिस? इक्वेशन नंबर 1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अल्फा को क्या मान लीजिए? टेंजेंट अल्फा, बीटा को टेंजेंट गामा, और गामा को टेंजेंट गामा, बीटा को टेंजेंट बीटा, अल्फा को टेंजेंट अल्फा मान लीजिए। अल्फा टेंजेंट अल्फा, गामा टेंजेंट गामा, गामा टेंजेंट गामा, बीटा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू अगेन आपको पता है ए एम ऑब्जेक्ट के साथ एमओ। गामा दैट इज इक्वल टू ए एम डिवाइड में एम सी इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू, ये कितना है? दैट इज इक्वल टू ए एम डिवाइड में एम सी। बीटा इज इक्वल टू ए एम डिवाइड में एम आई इंटू में म्यू वन। सॉल्व करेंगे। ए एम कॉमन निकाल लीजिए, अंदर 1 बाय एम ओ प्लस 1 बाय एम सी इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू ए एम कॉमन निकाल लीजिए, अंदर कितना बचेगा बेटे? 1 बाय एम सी प्लस 1 बाय एम आई इंटू में म्यू वन। काट दीजिए। एम ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ, एम आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी आई, एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी। वैल्यू करेंगे 1 बाय एम ओ का वैल्यू पी ओ प्लस 1 बाय एम सी का वैल्यू पी सी इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू 1 बाय पी सी प्लस 1 बाय पी आई इंटू में कितना बनेगा बेटे? म्यू वन। वैल्यू करोगे पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 1 बाय यू प्लस सी 1 बाय आर राइट हैंड साइड में प्लस इंटू में म्यू टू इज इक्वल टू सी राइट हैंड साइड में तो कितना बनेगा? 1 बाय आर, और आई लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 1 बाय वी इंटू में म्यू वन। सॉल्व करेंगे। माइनस का म्यू टू डिवाइड में यू प्लस म्यू टू डिवाइड में आर इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइड में आर माइनस म्यू वन डिवाइड में वी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखना, इसको हमने सॉल्व किया, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद इसको हम यहां से साफ करके इसको रीअरेंज करते हैं। यहां पर ले आइए इसको, तो कितना बनेगा बेटे? यू वी वाली टर्म्स को एक साइड में ले आइए और आर आर वाली टर्म्स को एक साइड में, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। माइनस का म्यू वन डिवाइड में वी प्लस का म्यू टू डिवाइड में यू इज इक्वल टू म्यू वन डिवाइड में आर, उधर जाके माइनस, माइनस का म्यू टू डिवाइड में आर। माइनस बाहर निकाल लीजिए यहां से। जब माइनस बाहर निकालोगे ये टर्म प्लस बन जाएगी और ये टर्म माइनस बन जाएगी। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, मैंने शायद गलत कर दिया। ये जो वाली टर्म्स थी ये इधर आके प्लस हो गई थी और ये जो टर्म्स थी ये माइनस थी। सॉरी, यहां पर चेक करो बेटा, यहां पर चेक कर लीजिए। ये वाली जो टर्म थी इधर आके दैट इज इक्वल टू प्लस म्यू वन डिवाइड में वी, और ये टर्म माइनस म्यू टू डिवाइड में यू, उधर वाली टर्म म्यू वन डिवाइड में आर और उधर वाली टर्म माइनस के म्यू टू डिवाइड में आर। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? प्लस वाली टर्म माइनस के म्यू वन डिवाइड में वी, ये प्लस हो जाएगा म्यू टू डिवाइड में यू इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ये टर्म प्लस बन जाएगी म्यू टू डिवाइड में आर, ये टर्म माइनस बन जाएगी म्यू वन डिवाइड में आर। माइनस माइनस कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बची है? माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू, म्यू टू डिवाइड में यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम इन केस ऑफ ए कॉनकेव टाइप रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है फॉर्मूला माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू, म्यू टू डिवाइड में वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर। और जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है देन फॉर्मूला माइनस के म्यू वन डिवाइड में वी, म्यू टू डिवाइड में यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन। यू की जगह वी और वी की जगह यू, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। दिस इज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द
rare denser to the rare medium in case of a concave type refracting surface. अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. न्यूमेरिकल्स में देखिए प्लीज. नेक्स्ट है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. एक न्यूमेरिकल है what is given. Numerical is given. What is in the numerical? न्यूमेरिकल में देख लेते हैं बेटा. लाइक दिस, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है लाइक दिस. स्फेरिकल सरफेस है, ये एक लिक्विड है लाइक दिस. ये लिक्विड है, स्फेरिकल सरफेस है. व्हाट इज गिवन? एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क. दिस इज द फ्लास्क, एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क, जिसका जो डायामीटर है, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ दिस? दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. द डायामीटर ऑफ द फ्लास्क इज द 15 सेंटीमीटर and the refractive index, it is immersed in a water. Refractive index of the water 4/3, and a parallel beam of light strikes the flask. Where does it get fogged when observed from within the flask? एक parallel beam of light आता है like this, और parallel beam of light अब like this आता है, और यहां से within the flask इसको ऑब्जर्व किया जाता है. तो ये कहां पर फोकस होगा? You have to find out the distance of the image. Now when a ray of light goes from denser to rare, bend away from the normal, तो ये वर्चुअली बेंड होगा. एक्चुअल में ये कैसे बेंड होगा बेटे? ये वर्चुअली बेंड होगा. ध्यान से, एक स्फेरिकल फ्लास्क है which is immersed in the water. Refractive index of the water 4/3 and diameter of the spherical flask is 15 centimeter. Now a parallel beam of light strike to the surface of the flask. Where does it get fogged when observed within the flask? अगर हम इसको फ्लास्क के अंदर से ऑब्जर्व करते हैं तो यह कहां पर फोकस होगा? तो ये आपने निकालना है. देखना, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनिटी. जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा? इन्फिनिटी. और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड अवे, तो ये वर्चुअली आगे मीट करेगी, तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी. अब आपने क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. इमेज का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है. वेयर डज इट गेट फोकस्ड मींस यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. डायमीटर देखिए सॉल्व कैसे करते हैं. जो गिवन है उसको लिखते जाइए. क्या क्या गिवन है? डायमीटर इज गिवन. That is equal to 15 centimeter. Radius is equal to 7.5 centimeter. मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर करना है तो कर लीजिए. 7 बाय में 100 मीटर. इज दैट क्लियर नॉट? अब हमने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रही है? फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर. व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर to rare, the formula is minus k mu1 डिवाइड में u. सॉरी, डेंसर टू द रेयर माइनस के mu1 डिवाइड में v प्लस के mu2 डिवाइड में u इज इक्वल टू mu2 माइनस के mu1 डिवाइड में r. जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है फॉर्मूला इज माइनस के mu1 डिवाइड में u, mu2 डिवाइड में u इज इक्वल टू mu2. क्योंकि जब रेयर से डेंसर में जाती है माइनस के mu1 डिवाइड में u, mu2 डिवाइड में v, mu2 माइनस के mu1 डिवाइड में r. तो डेंसर से रेयर में जा रही है, u की जगह v और v की जगह u. अब यहां पर देखिए आपने क्या चेक करना है. जो वैल्यू गिवन है, डेंसर मीडियम कौन सा है? वाटर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. रेयर मीडियम क्या है? एयर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटे? डेंसर को हमेशा 2 और रेयर को हमेशा 1. रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर का एयर है, एयर को क्या मानना है? 1. रेडियस कितना दे दिया? 7.5 सेंटीमीटर डिवाइड में 100 मीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. वी डिस्टेंस आपने क्या करना है? निकालना. तो सॉल्व करेंगे. माइनस का 1 बाय यू का वैल्यू, u1 का वैल्यू कितना है? 1 बाय वी प्लस u2 डिवाइड में इन्फिनिटी. u2 का वैल्यू कितना है? 4/3. u1 का वैल्यू कितना है? माइनस के 1. और r का वैल्यू कितना है बेटे? 7.5. सेंटीमीटर में रखना तो सेंटीमीटर में रखिए, मीटर में रखना चाहो तो आप इसको मीटर में भी रख सकते हो.
1/∞ का वैल्यू कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 0. व्हाट इज दिस? दैट इज इक्वल टू 0. तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए. फॉर्मूला इज माइनस के μ1 डिवाइड में u प्लस के μ2 डिवाइड में u, μ2 माइनस के μ1 डिवाइड में r, जो वैल्यू गिवन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर वाटर है 4/3, रेयर मीडियम एयर है 1, रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना कीजिए, नहीं करना तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू 7.5, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस फिर सेंटीमीटर में ही आ जाएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है मींस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है. इसको आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए. मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटे? ये वैल्यू बनेगी माइनस का 1/v इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1. कितना बनेगा? 4/3, 4 माइनस 3 डिवाइड में 3 इंटू 7.5. तो ये कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस का 1/v इज इक्वल टू 1/3 इंटू 7.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. v का जो वैल्यू आएगा 15, 22.5 माइनस नेगेटिव साइन सेंटीमीटर में आ जाएगी, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फाइनल इमेज इज ए वर्चुअल इमेज विच इज फॉर्म्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड माइनस 22.5 सेंटीमीटर. तो इस तरह से जब भी आपके कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने चेक करना है कि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है. तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बेटा. अब हम करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला. नेक्स्ट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला. लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? वो इसी के ऊपर बेस्ड है. लेंस के बारे में भी आपको पता है, मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेंस में, क्योंकि टाइम लंबी वीडियो बन जाएगी. दो तरह के लेंसेज हैं बेटे. वन इज द कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान से देखना. दो तरह के लेंस है, वन इज द कॉन्वेक्स एंड व्हाट इज द नेक्स्ट इज द कॉन्केव. एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्केव. अब हमने डिस्कस क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द लेंस मेकर्स फॉर्मूला. अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखना. पहले हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए और फिर हम करेंगे कॉन्केव लेंस के लिए. लेंस मेकर्स फॉर्मूला. पहले मैं आपको बता दूं, आप 10th में पढ़ के आए हो कि जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. दिस इज द लेंस फॉर्मूला. ये भी आपको पता होना चाहिए. लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2. दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम. जिस मीडियम का लेंस बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, r1 is the radius of curvature towards the right hand side, r2 is the radius of curvature towards the left hand side. प्लीज आइडियल केस में, अगर आइडियल लेंस है, मान लेते हैं मेरे पास ये लेंस है, दिस इज ए लेंस. म्यू जिसका ये बना हुआ है, ये तो है इसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इधर वाला जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका रेडियस राइट हैंड साइड में r1 और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटे? r2. बस इतना ध्यान में रखिए. चाहे आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, चाहे आपके पास कॉन्केव लेंस है. थोड़ा कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस आपने 10th में पढ़ा हुआ है, वो आपको पता ही है. थोड़ा फिर भी मैं आपको बता देता हूं. कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा बताता हूं. कॉन्वेक्स लेंस थिक फ्रॉम द मिडल, थिन फ्रॉम द एजेस. कॉन्केव लेंस थिन फ्रॉम द मिडल, थिक फ्रॉम द एजेस. दिस इज द कॉन्केव लेंस. तो लेंस मेकर फॉर्मूला करते हैं. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में देखिए, व्हाट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट फॉर ए convex lens. Lens makers formula is 1/f is equal to mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2. लेंस मेकर्स फॉर्मूला करते हैं. पहले करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस. ध्यान से देखना बेटे, अगर आपको कॉन्वेक्स का पता है, कॉन्केव का अपने आप ही आ जाएगा. कॉन्वेक्स लेंस है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम. दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस. What is this? This is the principal axis. हम सिंपल मेथड से करेंगे, एब इनिशियो मेथड से नहीं करेंगे, वो थोड़ा लंबा मेथड है. यहां पर आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, रे ऑफ लाइट जाएगी. What is this? This is the angle of incidence
and this is the incident ray. When a ray of light goes from rare to denser, bend towards the normal. अगर ये मीडियम ना होता, ये वाला मीडियम, ये वाला सरफेस ना होता, तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जाती और यहां पर ये जो डिस्टेंस है इमेज का, इसको क्या मान लेते हैं V1 फाइनल इमेज। लेकिन यहां पर ये भी मीडियम, ये भी सरफेस है। अब ध्यान से देखना, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फाइनल इमेज एक्चुअल में कहां पर बनती है? फाइनल इमेज बनती है ये वाली, इसको क्या मानते हैं V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अगर ये वाला सरफेस ना होता तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाती और इमेज बनती यहां पर I'। लेकिन ये वाला सरफेस है तो रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइनल इमेज यहां पर बनेगी, दैट इज इक्वल टू I। ये याद रखना है आपने। रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अगर ये वाला सरफेस ना होता तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाती, इमेज यहां पर बनती, लेकिन ये वाला सरफेस भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फाइनल इमेज कहां पर बन रही है? यहां पर रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड हियर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है कितना लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? इट इज टेकन एज U, फाइनल इमेज दैट इज टेकन एज V, एंड दिस डिस्टेंस इज टेकन एज V1। इज दैट क्लियर? तो अब हमने क्या करना, एक चीज और बेटा ध्यान में रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास इमेज ही वर्चुअल होती है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा, इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं, ध्यान से देखना, मान लेते हैं मेरे पास ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है लाइक दिस, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइनल इमेज बन गई है यहां पर। ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट है। ये किसकी रे ऑफ लाइट है? ऑब्जेक्ट की। तो अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को आगे बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं मिलेगी जाके, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की, तो ये जो बनेगा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि इमेज ही वर्चुअल बनता है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। तो हम ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका भी डिस्टेंस हम लेते हैं। तो देख लेते हैं, ये इसमें हम करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पहला स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखना बेटे, अब हम करते हैं स्टेप नंबर 1। When a ray of light goes from rare to denser, the formula is rare to denser, formula is माइनस के μ1 डिवाइड में U, μ2, रेयर टू डेंसर। सिर्फ इस यहां से यहां तक का, इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, माइनस के μ1 डिवाइड में U, μ2 डिवाइड में इमेज, यहां अगर ये सरफेस ना होता तो इमेज यहां पर बनती μ2 डिवाइड में μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस के μ1, और उधर वाली रेडियस R1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इधर वाली रेडियस दैट जो कितनी होती R1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जब रे ऑफ लाइट, अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखिए, ये तो कब है? व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फॉर्मूला इज, जब डेंसर टू रेयर फॉर्मूला माइनस के μ1, U की जगह क्या आएगा V, प्लस U2। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? अब इसको भूल जाइए, अब इसको याद रखिए, अब इसको एक मिनट के लिए भूल जाइए। अब ये फाइनल इमेज है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट की, इसके लिए, तो इसके लिए ये जो डिस्टेंस है क्या है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको हम क्या मानेंगे? V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस के μ1 डिवाइड में R2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, फॉर्मूला इज दिस, म्यू माइनस के μ1 डिवाइड में U प्लस के μ2 डिवाइड में V1 इसको छोड़ दीजिए, रेयर टू डेंसर की बात करें, डेंसर टू रेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेयर टू डेंसर, तो इमेज यहां पर बनती डिवाइड में V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस के μ1 डिवाइड में R1। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाती है, फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस के μ1 U की जगह V प्लस के μ2 डिवाइड में कितना बनेगा बेटे? अब ये फाइनल इमेज है, तो ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस के μ1, और इधर वाला जो रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा? R2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए, कितना बनता है? माइनस के μ1 डिवाइड में U प्लस के μ2 डिवाइड में V1, इसमें से माइनस कीजिए, कितना बनेगा? प्लस μ1 माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस डिवाइड में V, ये कितना बन जाएगा? माइनस के μ2 डिवाइड में V1 इज इक्वल टू, ये कितना बनता है बेटे?
म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर वन माइनस के म्यू टू डिवाइड में आर टू। दोबारा से माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू, इसमें से इसको माइनस किया, ये म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर वन माइनस म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में आर टू। जो करता है काट दीजिए, कैंसल आउट। माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू प्लस म्यू वन डिवाइड में वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन, यहां से कॉमन निकाल लीजिए, अंदर कितना बचता है 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। सिंपल है ये। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटे, यहां से कॉमन आ रहा है u1, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए 1 बाय वी, माइनस वाले को बाद में माइनस के 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन 1 बाय आर वन माइनस के 1 बाय आर टू। सॉल्व कीजिए, आपको पता तो है, अभी बताया था मैंने। 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय एफ है, तो ये कितना बन गया 1 बाय एफ इज इक्वल टू, इसको u1 को इधर ले आइए, म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में म्यू वन इंटू में 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड में म्यू वन, म्यू टू डिवाइड में म्यू वन, म्यू वन डिवाइड में म्यू वन इंटू में 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, म्यू टू डिवाइड में म्यू वन 1 बाय एफ, म्यू टू डिवाइड में म्यू वन को क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू टू डिवाइड में म्यू वन इज इक्वल टू म्यू। तो ये कितना बन गया म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द डायग्राम। दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। एज फॉर्मूला करेंगे बेटा कॉनकेव लेंस के लिए, ध्यान से, लास्ट टॉपिक है, फिर उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेंस मेकर्स फॉर्मूला की वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो देखते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव लेंस। अगेन याद रखना लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। ये आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला है कॉनकेव लेंस के लिए, लाइक दिस। ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट गोज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये जो इमेज बनेगी ये बन गई आई डैश, फाइनल इमेज बेंड, यहां से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइनल इमेज यहां पर बन जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटे u, इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना है v, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मानते हैं v1। अब ये पता क्या कहता है, अगर ये मीडियम ना होता तो इमेज कहां पर बनती पहले के लिए ये, और सेकंड केस में अगर ये मीडियम ना होता तो फाइनल इमेज तो ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये फाइनल इमेज बन रही है, ये इमेज के लिए और ये ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड केस में। फर्स्ट केस में ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, फीलिंग लीजिए, ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट इमेज। तो फॉर्मूला लगाओ बेटे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर माइनस के म्यू वन डिवाइड में यू म्यू टू, अगर ये वाला मीडियम ना होता, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज और वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस v1 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में r1, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड स्टेप में पहला क्या था, रेयर टू डेंसर, सेकंड स्टेप में रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर में ये ऑब्जेक्ट ये इमेज माइनस के म्यू वन यू की जगह v प्लस के म्यू टू डिवाइड में इसका डिस्टेंस v1, वही अगेन v1 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में r2, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के म्यू वन डिवाइड में u प्लस म्यू टू डिवाइड में v1 माइनस माइनस प्लस म्यू वन डिवाइड में v माइनस म्यू टू डिवाइड में v1 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में r1 माइनस म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइड में r। सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कैंसिल कीजिए, माइनस के म्यू वन डिवाइड में u म्यू वन डिवाइड में v म्यू टू माइनस के म्यू वन इंटू में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r। u1 कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचता है बेटे, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में,
μ2 माइनस के μ1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो सॉल्व कर लोगे अपने आप ही, आपको पता ही है कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये वैल्यू किसकी है? 1/f। इसको मैं उधर ले जाऊंगा, u2 डिवाइड में u1 डिवाइड में u1 डिवाइड करूंगा, और अंदर 1/r1 - 1/r2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता ही है आपको, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस ये कितना है बेटे 1, सोलो म्यू, और ये कितना बनेगा 1/r1 - 1/r2। व्हाट इज दिस? दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव लेंस। तो बेटे आज के लिए इतना ही है, कोशिश करते रहिए। और थोड़ा लंबा वीडियो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं न्यूमेरिकल। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।